नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलर कहानी जिसे सुनते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। यह कहानी केवल सस्पेंस नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है, जहां हर मोड़ पर एक नया सच, एक नया झूठ और एक नया ट्विस्ट छिपा हुआ है। आज हम जिस बुक का सार सुनने जा रहे हैं, वह आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान के पीछे असल में क्या चल रहा होता है, अच्छा, बुरा या फिर कुछ बिल्कुल अलग। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो दिमाग को झकझोर देगी, जहां हर पात्र पर शक होगा, हर दृश्य में एक रहस्य छिपा होगा और आखिर तक आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या सच था और क्या चाल। चलिए शुरू करते हैं रीडवाइज के इस रोमांचक सफर के साथ। शुरुआत एक ऐसा माहौल बनाती है जहां एक साधारण सा दिन अचानक असाधारण बनकर सामने आता है। कहानी की शुरुआत निक डन की उस सुबह से होती है जहां वह आधी नींद, आधे ख्यालों में खुद से पूछ रहा होता है कि उसकी शादी आखिर किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। अपने लिविंग रूम में बैठे हुए वह अपनी पत्नी एमी के सिर की कल्पना करता है, मानो वह उसके दिमाग में झांक रहा हो, ये सोचते हुए कि वह आखिर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है और उनके रिश्ते में ऐसा क्या है जो हमेशा एक धुंधलापन पैदा करता आया है। निक के अंदर का ये बेचैन, उलझा हुआ मन कहानी की दिशा को पहले ही दृश्य में अस्थिर कर देता है, क्योंकि यही वह दिन है, उनकी 5वीं शादी की सालगिरह, जिस दिन सब कुछ बदल जाता है। उस सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर एक तनाव सा बना रहता है। निक मिसौरी के छोटे से शहर में स्थित अपनी बार की तरफ जाता है, जहां वह अपने जुड़वा बहन मार्गों के साथ काम करता है। दोनों भाई बहन के बीच एक अजीब तरह की सहजता है, जैसे वे दोनों एक ऐसी दुनिया के खिलाफ साथ खड़े हों जिसे वे ज्यादा पसंद नहीं करते। निक अपने जीवन को लेकर उलझा हुआ है, पत्रकारिता का करियर खत्म हो चुका है, शादी खराब मोड़ ले चुकी है और अब वह मिसौरी जैसे शहर में बैठकर अपनी ही विफलताओं का वजन महसूस करता है। एमी, जो एक बुद्धिमान, खूबसूरत, परफेक्ट लगने वाली लड़की है, कभी न्यूयॉर्क की चकाचौंध में पली बढ़ी थी और निक को कभी लगता ही नहीं था कि वह यहाँ की सादगी भरी जिंदगी में खुश रह पाएगी। निक जब बार में होता है, वह एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। वह अपनी बहन से सामान्य बातों में उलझा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ है। दोपहर तक वो वापस घर लौटता है और देखते ही देखते पूरा परिदृश्य बदल जाता है। घर के दरवाजे आधे खुले हुए हैं, भीतर का कमरा अस्त व्यस्त है, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। फर्नीचर असामान्य तरीके से इधर उधर बिखरा पड़ा है, एक बड़े से ग्लास टेबल का शीशा टूटा हुआ है और एक तरह की चुप्पी घर में फैल गई है, वह चुप्पी जो किसी अनहोनी से पहले अक्सर महसूस होती है। निक जोर से आवाज लगाता है, लेकिन एमी कहीं नहीं है। वह पूरा घर छान मारता है। किचन की फ्लोर पर हल्के से खून के निशान उसे अंदर तक हिला देते हैं। उसकी सांस तेज होने लगती है, दिमाग सुन पड़ने लगता है। अभी कुछ ही घंटे पहले वो एमी के बारे में अपने मन में शिकायतें पाले बैठा था और अब वो गायब है, बिना किसी निशान के, जैसे किसी ने उसे इस दुनिया से अचानक खींच लिया हो। पुलिस आने तक निक अपनी भावनाओं में उलझा रहता है। वह ये समझ ही नहीं पाता कि सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। वह घबराया हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग उम्मीद करते हैं, और यही निक को जल्द ही परेशानी में डालने वाला है। पुलिस आती है और पूरा घर, पूरा माहौल जांच के दायरे में आ जाता है। 2 जासूस, जिसकी एक महिला अधिकारी बहुत ही शांत और तीक्ष्ण नजर वाली है, घर के हर हिस्से को ऐसे देख रही होती है जैसे वो निक की सांसों तक को पढ़ सकती है। उनकी नजरें कमरे की अव्यवस्था, टूटे ग्लास टेबल और खून के निशानों पर टिक जाती है। वे धीरे धीरे अपनी जांच शुरू करते हैं और पहली चीज जो पुलिस नोटिस करती है वो है निक का असामान्य व्यवहार। वह डरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में वह पैनिक नहीं है जो एक पति में आमतौर पर देखा जाता है जब पत्नी अचानक गायब हो जाए। वो काँप भी नहीं रहा और पुलिस के सवालों का जवाब भी बहुत संयमित होकर दे रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन है,
जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा कि क्या महसूस करे। पुलिस निक से एमी के बारे में सवाल पूछती है। उसका व्यवहार कैसा था? क्या उनके बीच कोई तनाव था? क्या एमी परेशान रहती थी? या क्या वे दोनों एक खुशहाल जोड़ी की तरह जीवन जी रहे थे? निक इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जवाब उलझे हुए और अधूरे निकलते हैं। उसे याद नहीं कि एमी ने आखिरी बार क्या पहना था, सुबह निकले समय वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी। जितने भी जवाब वह देता है, उतना ही वो पुलिस की नज़रों में संदिग्ध दिखने लगता है। इसी बीच मीडिया की भीड़ घर के बाहर जमा होने लगती है। ये मामला तेजी से सनसनी बन जाता है। एमी केवल किसी भी महिला का नाम नहीं है। वो अमेजिंग एमी नामक एक लोकप्रिय बच्चों की बुक की वास्तविक प्रेरणा रही है। उसके माता-पिता द्वारा लिखी गई उस बुक ने उसे बचपन से ही एक परफेक्ट लड़की की इमेज दी है, और अब जब वही एमी गायब है, लोग इसे एक राष्ट्रीय खबर बना देते हैं। निक की जिंदगी कुछ ही घंटों में तहस-नहस हो जाती है। वो अचानक एक ऐसे तूफान के केंद्र में आ जाता है, जहां हर कोई उसी को शक की नज़र से देख रहा है। पुलिस, मीडिया, पड़ोसी और धीरे-धीरे पूरा देश। उसे ये समझ नहीं आता कि एमी कहाँ है, लेकिन दुनिया धीरे-धीरे ये मानने लगती है कि निक जानता है और छिपा रहा है। यहीं से ये कहानी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल में बदलने लगती है, जिसमें हर सच्चाई झूठ में बदलती दिखती है और हर झूठ सच्चाई जैसा लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, निक की दुनिया और गहरी उलझनों में डूबने लगती है। पुलिस द्वारा पूछताछ बढ़ती जाती है, और एमी की डायरी मिलने के बाद कहानी का दूसरा पहलू धीरे-धीरे सामने आने लगता है। इस डायरी में एमी के विचार, उसकी परेशानियां, उसके डर और उसकी शादी की टूटती परतें दर्ज हैं। लेकिन ये सब कुछ उस तरह उजागर नहीं होता जैसा निक चाहता है। डायरी के शुरुआती हिस्से में एमी एक खुशहाल लड़की की तरह लगती है, जो निक के साथ अपना भविष्य बनाने को लेकर बेहद उत्साहित थी। वह उनके शुरुआती दिनों के बारे में लिखती है। पहली मुलाकात, उनके बीच की केमिस्ट्री, न्यूयॉर्क के कैफे में बिताए हुए वो पल जहां निक के चुटकुलों ने उसे जोर से हंसने पर मजबूर किया था। लेकिन जैसे जैसे डायरी आगे बढ़ती है, इन खुशियों के रंग धीरे-धीरे फीके पड़ने लगते हैं। एमी के शब्दों में धीरे धीरे एक किस्म की बेचैनी तैरने लगती है। वह बताती है कि निक नौकरी खोने के बाद बदलने लगा था। पहले वो नरम, संवेदनशील और समझदार था, लेकिन अब वह चिड़चिड़ा, ठंडा और गुस्सैल हो चुका था। एमी लिखती है कि मिसौरी जाना उसका फैसला नहीं था। असल में वह इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। न्यूयॉर्क की चमकदार, जीवंत दुनिया से हटकर इस धीमे, शांत शहर में रहना उसे भीतर ही भीतर खाली कर रहा था। धीरे धीरे उसे लगता था कि निक उससे दूर होता जा रहा है। वह ये भी लिखती है कि वो अक्सर कोशिश करती थी कि निक को खुश रख सके, उसके मूड को समझ सके, लेकिन हर कोशिश उसे और अकेला बना देती थी। डायरी में एक जगह एमी लिखती है, मैं डरने लगी हूँ। निक अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी लगता है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। ये शब्द पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें शक और मजबूत होता है कि एमी की जिंदगी में कुछ गंभीर चल रहा था, जिसका जवाब शायद निक के पास है। इसी बीच निक को एहसास होता है कि दुनिया का हर सवाल, हर बयान, हर मीडिया कैंपेन अब उसी पर आरोप लगा रहा है। एक टीवी रिपोर्टर उसके सामने खड़ी होकर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताती है। पति से एक कदम दूर एक परफेक्ट पत्नी की गायब होने की घटना। क्या ये वाकई एक संयोग है? निक इस सब के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो खुद को साबित करना चाहता है, उतना ही गहरे वो शक के घेरे में जाता जाता है। उसकी बहन मार्गो ही उसके लिए एकमात्र सहारा बनती है। मार्गो को निक की निर्दोषता पर पूरा विश्वास है। वह उसे समझाती रहती है कि घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट उसे और अपराधी दिखा सकती है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते जाते हैं, मार्गो भी अंदर ही अंदर डरने लगती है कि कहीं निक सच में कुछ छिपा तो नहीं रहा। पुलिस निक के खर्चों, उसके फोन रिकॉर्ड्स, उसके झूठ पकड़े जाने वाले छोटे छोटे पलों पर गहराई से नजर डालती है।
और अचानक पता चलता है कि निक ने एमी के गायब होने के पहले कई बार पैसे छिपाकर खर्च किए थे और एमी के नाम से हुए कुछ लेन देन ऐसे हैं जिनका निक कोई साफ जवाब नहीं दे पाता। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस एक सुराग खोजती है जो सालगिरह पर एमी द्वारा शुरू किए जाने वाले खजाना खोज गेम से जुड़ा है। हर साल एमी अपने पति के लिए छोटे छोटे क्लूज लिखकर रखती थी, जिनके आधार पर निक को अलग अलग जगहों पर जाकर अगला क्लू ढूंढना होता था। लेकिन इस बार एमी के गायब होने के बाद ये खेल एक खतरनाक रूप ले लेता है। पुलिस इन क्लूज को ऐसे देखती है जैसे यह एमी का कोई संकेत हो। शायद उसने गायब होने से पहले कुछ बताने की कोशिश की हो। निक इन क्लूज को पढ़ते हुए महसूस करता है कि एमी ने उन्हें बहुत सोच समझ कर लिखा है और उसके हर शब्द में एक तरह की छिपी हुई नाराजगी, आरोप और चेतावनी झलकती है। ये क्लूज निक को ऐसे ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं जो उनकी नाकाम शादी के उन पलों से जुड़े हैं जिन्हें निक शायद भूलना चाहता था। लेकिन अब हर क्लू एमी की तरह उसकी आंखों में उंगली डालकर कह रहा है, तुमने मुझे समझा ही नहीं। हर नया क्लू पुलिस के सामने निक को और संदिग्ध बनाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि एमी का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था और उसका केंद्र निक ही था। दिन बीतते जाते हैं और मामले की गंभीरता बढ़ती जाती है। पूरा शहर निक के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे होकर नारे लगाने लगते हैं, जस्टिस फॉर एमी। मीडिया उसे एक खतरनाक पति के रूप में दिखाता है, जो अपनी पत्नी की आज़ादी और महसूसों को दबाकर रखता था। हर टीवी चैनल निक को हत्यारा बताने की कोशिश में लगा है, जबकि निक खुद घुट रहा है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। वो नहीं जानता कि एमी कहाँ है, और वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी शादी की कहानी आखिर किस मोड़ पर उसे धोखा दे गई। लेकिन इस सबके बीच एक अजीब बात होती है, एक ऐसा सुराग जो निक खुद खोजता है और जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। एक क्लू उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जो एमी के असली चेहरे की ओर संकेत करता हुआ लगता है। निक को अचानक एहसास होता है कि शायद वह अपनी पत्नी को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया था, और शायद जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वह परछाई है जो एमी दुनिया को कभी दिखाना नहीं चाहती थी। यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि निक को लगने लगता है कि कहानी का सच न तो पुलिस को पता है, न मीडिया को, और न ही उसे खुद। निक उस सुराग के साथ खड़ा था जिसने उसके भीतर एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी थी। जैसे जैसे वह उस क्लू को पढ़ता, उसे एहसास होता कि एमी ने सालगिरह खेल को इस बार सिर्फ रोमांस या नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बनाया था, बल्कि यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। हर क्लू उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उनकी शादी की दरारें थोड़ी और गहरी दिखाई देती थी, जगह जहां तकरार हुई थी, जहां एमी ने खुद को अनसुना महसूस किया था, जहां निक ने कुछ ऐसा कहा था जिसे शायद वह भूल गया, लेकिन एमी ने कभी भुलाया नहीं। जब निक आखिरी क्लू तक पहुंचता है, उसे अपने खुद के घर में एक अजीब सामान मिलता है, महंगी चीजों से भरा एक बॉक्स। ऐसी चीजें जिनके बारे में निक दावा करता है कि उसने कभी खरीदी ही नहीं, लेकिन बिल्स पर निक का नाम है, पेमेंट्स एमी के अकाउंट से हुई हैं, और सभी ट्रांजैक्शंस को देखकर लगता है कि निक ही इन सब का जिम्मेदार है। पुलिस को ये सामान मिलते ही वो निक पर और शक करने लगती है, क्योंकि यह साफ तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड जैसा दिखता है। ऐसा फ्रॉड जो कोई पति अपनी पत्नी से कुछ छिपाने के लिए कर सकता है। लेकिन निक सच्चाई जानता है कि उसने इनमें से कुछ भी नहीं खरीदा। इधर मीडिया अब निक को खुलेआम राक्षस की तरह पेश कर रहा है। टीवी पर एक विशेष कार्यक्रम चलता है जिसमें एक एंकर पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि निक के चेहरे में पछतावे की कमी, उसके जेस्चर्स, उसका मुस्कुराना, उसके बयान, सब कुछ गिल्ट की ओर इशारा करते हैं। एमी जैसी परफेक्ट महिला को अपने जीवन से मिटाने की योजना शायद उसने महीनों पहले बना ली थी, एंकर कहता है। और ये सुनकर निक के भीतर सब कुछ टूटने लगता है। उसे लगता है जैसे दुनिया उसके खिलाफ किसी युद्ध में उतर आई हो, और वो अकेला सैनिक है जो बिना हथियार के लड़ रहा है। लेकिन अचानक कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। डायरी का वह हिस्सा जिसे पुलिस ने बहुत देर बाद पढ़ा,
डायरी का टोन बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ एमी लिखती है कि वह निक से डरती है। निक हिंसक हो गया है, उसे धमकाता है और उसे अक्सर लगता है कि निक किसी दिन उसे मार देगा। ये पढ़ते ही पुलिस पूरी ताकत से निक पर टूट पड़ती है। अब यह सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहा, ये संभावित मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गया था। पुलिस अब ये मानने लगी थी कि शायद एमी अब जिंदा नहीं है। पर ठीक इसी जगह कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई खुलती है। सच्चाई जो दर्शाती है कि हम अब तक सिर्फ एक तरफ की तस्वीर देख रहे थे। एमी जिंदा है, सुरक्षित है, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो खुद गायब हुई है। वह अपनी गाड़ी चलाते हुए बालों का रंग बदलकर दूसरी पहचान अपनाकर दूर किसी अजनबी शहर में चली गई है। एमी की आवाज में अचानक वो खामोश ठंडापन सुनाई देता है जो एक ऐसे इंसान के भीतर होता है जिसने सब कुछ महीनों तक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया हो। एमी अपनी असली कहानी बताना शुरू करती है, कैसे उसने महीनों तक हर चीज नोट की, हर ट्रांजैक्शन की योजना बनाई, हर चीज को इस तरह सेट किया कि दुनिया को लगे कि निक एक निर्दयी पति है जिसने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने डायरी खुद लिखी थी, कोई भी हिस्सा सच्चा नहीं था, या कहें बस कुछ हिस्से सच्चे थे, बाकी सब केयरफुली क्राफ्टेड फिक्शन था, जैसे वो खुद एक थ्रिलर लिख रही हो और खुद ही उसकी नायिका भी हो और विलन भी। एमी बताती है कि वो निक से क्यों नफरत करती है। उसे लगता था कि निक ने उसे बदल दिया, उसके सपनों को खत्म कर दिया, उसके जीवन को ऑर्डिनरी बना दिया। उसने निक के अफेयर का भी पता लगा लिया था, और यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे बदले के वॉल्केनो को फटने के लिए तैयार कर दिया। उसे निक पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वह उसे सजा देना चाहती थी। ऐसी सजा जो निक को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों में गिरा दे, उसे अकेला कर दे, उसे अपराधी बना दे। एमी के शब्दों में एक अजीब आनंद झलकता था, मानो अपनी ही गुमशुदगी को ऑर्केस्ट्रेट करना उसके लिए कोई कला हो। वह हर छोटे कदम का ब्यौरा देती है, कैसे उसने अपना खून निकाला, उसे घर में छींटा, कैसे उसने चीजें ऐसे रखी कि लड़ाई का एहसास हो, कैसे उसने प्रेगनेंसी का झूठा इल्यूजन बनाने के लिए टेस्ट स्ट्रिप को मैनिपुलेट किया, कैसे उसने निक को क्लूज के जरिए ट्रैप किया। ये सब पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्रिमिनल मास्टरमाइंड का कन्फेशन सुन रहे हों, और वह मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान, ठंडी, बिल्कुल नियंत्रित महिला है, एमी एलियट डन। एमी अपनी योजना के दौरान सिर्फ एक बात से डरती है, पकड़े जाने से नहीं, बल्कि इस बात से कि कहीं निक को उससे पहले उसकी मौत की खबर न सुना दी जाए, क्योंकि उसके प्लान का क्लाइमैक्स था निक का डेथ सेंटेंस जैसी सामाजिक हत्या। वह चाहती थी कि निक को दुनिया हत्यारा मान ले, वह जेल चला जाए, लोग उसे नफरत से देखें, और एमी हमेशा के लिए एक परफेक्ट विक्टिम के रूप में याद की जाए। ये उसके ट्विस्टेड जस्टिस का तरीका था। लेकिन जैसे जैसे वह भागते हुए आगे बढ़ती है, उसके सामने नई मुश्किलें आने लगती है। वह जितनी समझदार थी, उतनी ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी थी। वह हर किसी को अपरिपक्व, कम बुद्धि वाला और मैनिपुलेटिव समझती थी, लेकिन वास्तविक जीवन हर कदम पर उसके सोचे हुए से कठोर निकलता है। उसे एहसास होता है कि भागकर जीवन जीना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। पैसा खत्म होने लगता है, छिपकर रहना मुश्किल होने लगता है, और धीरे धीरे उसकी पहचान बदलना और दुनिया से गायब रहना उसके लिए एक बोझ बनने लगता है। इस दौरान निक अपने घर में बैठा अंधेरों में डूबा हुआ सिर्फ ये सोच रहा है कि उसकी पत्नी किस हद तक गई हो सकती है। अब जब उसे कुछ सुराग मिलने लगे हैं तो वो सोचने लगता है कि शायद एमी ने ये सब खुद किया है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, और पुलिस व मीडिया अब भी उसी पर टूटे पड़े हैं। इधर एमी के सामने एक नई समस्या खड़ी होती है। कुछ ऐसे लोग, जिन्हें वह अपना दोस्त समझती है, उसे धोखा देने लगते हैं, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। वह अकेली, लाचार, डरी हुई और मजबूर होने लगती है। पहली बार उसे लगता है कि उसकी योजना शायद पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी, और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। एमी अब अपने प्लान के ऐसे मुकाम पर थी
जहां तक पहुंचने की उसने कल्पना जरूर की थी। लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी निकली। वह अपनी नई पहचान के साथ एक सस्ते से मोटल में रह रही थी, अपने पैसे गिनती हुई, अपनी सुरक्षा को लेकर हर पल चौकन्नी। शुरुआत में उसे लगा था कि ये सब बहुत रोमांचक होगा, एक कलाकार की तरह अपनी खुद की मौत और गुमशुदगी को रचते हुए, बाहर की दुनिया को दूर से देखते हुए। लेकिन कुछ ही दिनों में वास्तविकता उसकी कल्पनाओं को तोड़ने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि खुद को दुनिया से काट लेना उतना शानदार नहीं जितना उसने सोचा था। ये डर, भूख, अस्थिरता और लगातार तनाव से भरा हुआ था। मोटल में उसके पास जो थोड़े बहुत जान पहचान वाले बनते, वे जल्दी ही उसके पैर खींचने लगे। 2 स्थानीय लोग उसके साथ घुल मिल गए थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा उसकी चीज़ों पर रहती, खासकर उसके पैसों पर। एक दिन एमी उनसे बच भी नहीं पाती जब वे उसे लूट लेते हैं, लगभग जान से मार देने तक की स्थिति में पहुंचा देते हैं। उसके पास अब पैसा नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, और वह बिल्कुल अकेली थी। ये वही पल था जहां एमी के मन में पहली बार वापसी का विचार आया, लेकिन वो निक के पास नहीं लौट सकती थी, क्योंकि वही तो उसका अंतिम दुश्मन था। वह खुद को याद दिलाती है कि उसका मिशन निक को खत्म करना है, उसकी जिंदगी, उसका नाम, उसकी पहचान। लेकिन इस घटना ने उसकी दृढ़ता को झटका दिया, उसकी योजना की नींव हिलने लगी। उधर मिसौरी में निक की हालत लगातार बिगड़ रही थी। पुलिस अब उससे खुलकर नफरत करने लगी थी। मीडिया ने तो जैसे उसे पहले ही दोषी ठहरा दिया था। इंटरनेट उसके खिलाफ अभियान चला रहा था। एमी के हत्यारे पति को जेल में डालो जैसे शीर्षक देश भर में फैल चुके थे। निक अपनी बेगुनाही चिल्लाता रहता, लेकिन सबको ये कहानी ज्यादा पसंद आती कि एक खूबसूरत पत्नी का हत्यारा पति आजाद घूम रहा है। वह कहानी ज्यादा सनसनीखेज थी, ज्यादा बिकाऊ थी। निक खुद को दुनिया के सबसे अकेले व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा था, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी अब भी जिंदा थी, एक दृढ़ता की कि वह एमी को समझ चुका है, उसकी चालों को जोड़ने लगा है। वह अब जानता था कि एमी जिंदा है और यह सब उसने खुद किया है। निक अपनी बातचीत और पुराने रिकॉर्डिंग्स के जरिए एक नया रूप बनाना शुरू करता है। उसे पता है कि एमी जिस चीज का सबसे ज्यादा जवाब देती है, वह है अटेंशन। वह चाहती है कि निक उसके आगे झुके, उसके हिसाब से चले, उसे मनाने की कोशिश करे। इसीलिए निक एक इंटरव्यू देने का फैसला करता है, जहां वह न सिर्फ अपना बचाव करता है, बल्कि एमी की तरफ कोमलता दिखाता है, कुछ ऐसा जो अपने आप में बहुत कैलकुलेटेड था। वह इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से एमी को बुलाता है, उसे मनाता है, उसे कहता है कि वो वही निक बन सकता है जिसे एमी ने एक समय चाहा था। ये कोई जेन्युइन कन्फेशन नहीं था, बल्कि एमी के ट्विस्टेड मन को छूने का एक प्रयास था। निक को अच्छी तरह पता था कि एमी ऐसी बातें नहीं छोड़ सकती। वह देखेगी, सुनेगी और जवाब देगी, क्योंकि एमी हमेशा अटेंशन की भूखी थी, चाहती थी कि दुनिया उसे नोटिस करे। और यही हुआ। एमी उस इंटरव्यू को देखती है। स्क्रीन पर निक को इतने शांत, समझदार और रोमांटिक तरीके से बोलते देख उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह गुस्सा, जो अब तक आग की तरह जल रहा था, अचानक पिघलने लगता है। प्लान में आए झटकों के कारण वह पहले ही इमोशनली कमजोर हो चुकी थी, और अब निक के शब्द उसे ऐसे लगते हैं जैसे कोई उसे फिर से वैलिडेट कर रहा हो, उसके ईगो को फिर से सहला रहा हो। वो खुद को रोक नहीं पाती और ये मानने लगती है कि शायद निक बदल गया है, या शायद वो हमेशा से वही निक था जिसे वह चाहती थी, लेकिन उसने ही उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा, एग्जैजरेट किया, मैनिपुलेट किया। एमी अब अपने ही इमोशंस के जाल में फंसने लगती है, लेकिन एमी अब एक और समस्या की तरफ खिंची चली जाती है, एक पुरानी पहचान जिसकी वह कभी मालिक थी। डेजी कॉलिंगसन, एमी का पहला बड़ा ऑब्सेशन। डेजी कॉलिंग्स, एक ऐसा आदमी जो वर्षों पहले उससे प्रेम करता था, लेकिन आज भी कहीं उसकी यादों में बसा हुआ है। एमी के पास पैसों का कोई जरिया नहीं रहा और कोई सुरक्षित जगह भी नहीं, तो वह मजबूरी में उसे फोन करती है।
डेसी तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वह एमी को अपने लक्सूरियस लेक हाउस में ले जाता है, जहां हर तरफ सिक्योरिटी है, कैमरास हैं, सर्वेंट्स हैं और ऐसे इंतजाम हैं कि एमी को बाहर की दुनिया कभी छू भी नहीं सकती। लेकिन ये सुरक्षा धीरे धीरे एक सुनहरे पिंजरे में बदलने लगती है। डेसी एमी की पूजा करता है, लेकिन उसकी ये पूजा पोजेसिवनेस में बदलने लगती है। वह उसे अपने ढंग से रहने को कहता है, उसके कपड़े चुनता है, उसके बालों का रंग तय करता है, उससे कहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट एमी की तरह बने, जैसी वह पहले थी। एमी जल्दी ही समझ जाती है कि वह डेसी के घर में सुरक्षित नहीं है। डेसी उसे बचा नहीं रहा, वो उसे कैद कर रहा है। वह उसकी जिंदगी को एक खूबसूरत जेल में बदल रहा है। एमी को पता चलता है कि अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो शायद फिर कभी आजाद नहीं रह पाएगी। डेसी का प्यार बीमारी जैसा था, जिसमें कोई सांस नहीं ले सकता। उधर निक इस बात को समझ चुका है कि एमी का मनोविज्ञान कैसा है। वह उसकी हर चाल, हर पैटर्न, हर थॉट प्रोसेस को डीकोड करने लगता है। उसे पता है कि अगर एमी जिंदा है तो एक दिन लौटेगी, और जब वो लौटेगी उसे निक वही चाहिए होगा जो वह दिखा रहा है, पछताने वाला, बदलने वाला, रोमांटिक हस्बैंड। निक इन सब के बीच खुद को खोता जाता है, लेकिन वो हर हाल में अपना नाम साफ करना चाहता है। उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट के लिए अरेस्ट वारंट कभी भी आ सकता है। इस बीच एमी डेसी के घर में वह सब बारीकी से प्लान करने लगती है, जो उसके इतिहास में सबसे सनसनीखेज ट्विस्ट बन जाता है। वह डेसी के साथ एक मैच शुरू करती है, लेकिन यह कोई प्यार का खेल नहीं था। ये जीवित रहने का खेल था, जिसमें एक ही रास्ता बचा था, डेसी को हटाना। एमी अपनी बुद्धिमानी, अपने चार्म और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करती है। वह डेसी के ट्रस्ट को जीतती है, उसे अपने करीब आने देती है, और ठीक उसी पल वह सब खत्म कर देती है। डेसी को मारकर एमी अपने शरीर पर चोटें खुद ही बनाती है, खून लगाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है, खुद को एक अत्याचारित, आहत और मुश्किल से बची हुई पत्नी की तरह पेश करते हुए। एमी की वापसी पूरी दुनिया के लिए एक शॉकवेव बन जाती है। टीवी पर उसकी ड्रामेटिक एंट्री, उसके खून से सने कपड़े, उसकी थकी हुई आकृति, सब कुछ दुनिया को यही कहानी सुनाता है कि एमी को उसके पति ने लगभग मार ही दिया था और वह किसी तरह मौत से बचकर वापस आई है। निक जब एमी को घर में खून से लथपथ देखता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मिश्रित भावना उभरती है, गुस्सा, भय, घृणा और अविश्वास। लेकिन इसके बावजूद वह एमी को गले लगाता है, क्योंकि कैमरे उस पर लगे हुए हैं। और एमी? वह मुस्कुराती है, एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान, वह मुस्कान जो सिर्फ निक समझ सकता है। ये मुस्कान कहती थी, मैं वापस आ गई हूँ, और अब तुम कभी मुझे छोड़ नहीं सकते। एमी अस्पताल में अपने बयान देती है, और पुलिस अवाक रह जाती है। हर चीज, मार्क्स, खून, इंजरीज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ उस नैरेटिव को सपोर्ट करता है जो एमी बताती है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई महिला इतनी सूक्ष्मता से झूठ बोल सकती है। और अब कहानी फिर एक बार पलट जाती है। निक एक झूठे हत्यारे से एक झूठे अत्याचारी पति में बदल दिया जाता है। लेकिन यह झूठ भी एमी की सच्चाई जितना ही खतरनाक है। एमी की डायरी, उसका प्लान और उसकी चालाकियों का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब वो खुद एक नई मुसीबत में फंस जाती है। जिस परफेक्ट बदले की कहानी उसने गढ़ी थी, वो अचानक टूटने लगती है। पैसे खत्म होने लगते हैं, उसका सुरक्षित सेफ हाउस उजड़ जाता है, और जिन लोगों पर वह भरोसा करती है वही उसके लिए खतरा बन जाते हैं। एमी समझ जाती है कि दुनिया उसके सोचे अनुसार कंट्रोल में नहीं है, और हालात उसके हाथ से फिसलने लगे हैं। अब उसे अपने ही प्लान के खिलाफ लड़ना है, जिंदा रहने के लिए। दूसरी ओर निक मीडिया की नाराजगी और पुलिस के लगातार दबाव के नीचे टूट रहा है। देश भर का गुस्सा उसकी ओर मोड़ दिया गया है, हर कोई उसे खलनायक मान चुका है। लेकिन निक का सबसे बड़ा हथियार है उसकी सच्चाई। वह धीरे धीरे एमी की बनावटी डायरी, उसके झूठे निशान और उसके प्लान के धागों को खींचने लगता है।
वो समझ जाता है कि एमी ने सिर्फ गायब होने का नाटक नहीं किया है, बल्कि उसे मरने के लिए भी तैयार कर दिया था। अब खेल सिर्फ मासूमियत साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को बचाने का है। इस बीच कहानी में एक और पुराना किरदार लौटता है, एमी का धनी, जुनूनी और खतरनाक एक्स-प्रेमी। उसकी दीवानगी एमी की दुनिया को फिर से एक नए मोड़ पर ले आती है। एमी वही करती है जिसमें वह सबसे माहिर है, खुद को विक्टिम साबित करना और दूसरे की कमजोरी को हथियार बनाना। उसका प्लान इतना अप्रत्याशित, इतना चौंकाने वाला होता है कि निक और पुलिस दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। एमी एक बार फिर सबको हरा देती है, लेकिन इस बार उसकी जीत की कीमत बहुत भारी है। जब एमी घर लौटती है, पूरी दुनिया उसे एक चमत्कारिक सर्वाइवर की तरह देखती है। उसकी कहानी, उसके आंसू, उसका टूटना, सब कुछ मीडिया के लिए सोने की खान है। लेकिन निक उन मासूम आंखों के पीछे छिपा डरावना सच जानता है। वो समझ गया है कि एमी सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब उनका रिश्ता एक केज में बंद दो दुश्मनों जैसा है। निक जानता है कि वह एमी के झूठों की दुनिया में फंस गया है, और एमी जानती है कि निक अब कभी उससे बच नहीं सकता। एमी के लौटने के बाद उनकी जिंदगी एक अजीब चुप्पी में डूब जाती है। ऐसी चुप्पी जिसमें न प्यार है, न नफरत, सिर्फ डर और कैद। एमी अब सिर्फ निक की पत्नी नहीं, उसकी जालसाज, उसकी जज और उसका भविष्य तय करने वाली शक्ति बन गई है। और निक, वह भी एक ऐसा किरदार बन चुका है जो एमी को छोड़ नहीं सकता और उसके साथ रहकर खुद को खोने पर मजबूर है। ये अंत नहीं लगता, ये तो बस एक नए मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत लगती है, जहां दोनों की जीत का मतलब है दूसरे की तबाही। गॉन गर्ल का अंत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच में कौन दोषी है, कौन मासूम, और क्या रिश्तों में कभी सच्चाई होती भी है या सिर्फ वही सच माना जाता है जो सबसे अच्छी तरह से पेश किया जाए। एमी और निक की कहानी दिखाती है कि इंसानी मन की गहराइयों में कितना अंधेरा, कितना डर और कितनी चालाकी छिपी हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की रोमांच से भरी थ्रिलर कहानी। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ ने हमारी सोच को बदल दिया और हर पात्र ने ये एहसास दिलाया कि असल जिंदगी में भी सच हमेशा सामने नहीं होता। किस पर भरोसा करें और किस पर शक, ये दोनों बातें एक ही पल में बदल सकती है। अगर आपको ये सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि रीडवाइज पर हम आपके लिए ऐसी और भी दिल दहला देने वाली, दिमाग हिला देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए और सतर्क रहिए।